Hello everyone. Today is Business Regulatory Framework class. In this class, we'll discuss about Mercantile Law, Indian Contract Act and some important definitions. So, let's start with Mercantile Law or Commercial Law. To live peacefully in today's world, men need to follow certain rules. These rules entail certain obligations and rights. To fulfill the obligations and to protect the rights, the government of every country makes certain rules, which are referred to as law. Likewise, rules related to industry, business and professions are called commercial law. So, commercial law क्या है? It refers to the constitutional principles, rules or regulations that govern the running of business or industry. तो बिज़नेस एक्टिविटी जो भी होंगी, बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो भी होंगी, उसको करते हुए हमें किस रूल को फॉलो करना है, ये हम कमर्शियल लॉ में पढ़ते हैं. ये रूल्स और रेगुलेशंस डायरेक्टली बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं. तो हम क्या समझें कि कमर्शियल लॉ क्या है, जिस लॉ में हम बिज़नेस से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस को स्टडी करते हैं. दिस लॉ हैज़ वाइड स्कोप, एक बड़ा स्कोप है इसका. इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट, वो सब इसमें आते हैं. इसमें काफ़ी एक्ट हैं. तो ये एक वाइड स्कोप रखता है कमर्शियल लॉ. रूल्स की ज़रूरत क्यों होती है, कमर्शियल लॉ की ज़रूरत क्यों है या रूल्स की ज़रूरत क्यों है? ताकि हमें अपने दायित्वों का और अपने अधिकारों का पता हो और उसको हम सही तरीके से नियमों में रहते हुए पूरा कर पाएँ. इसीलिए हम लॉ को पढ़ते हैं. कमर्शियल लॉ, बिज़नेस में कमर्शियल लॉ पढ़ा जाता है बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को करने के लिए. अब ये जो लॉ बनता है, लॉ स्कोप आपने पढ़ा. अब जो इंडियन मर्केंटाइल लॉ है वो कई तरह से बना, अलग अलग अधिनियम बने. इंग्लिश कॉमन लॉ से उसके कुछ रूल्स लिए गए, इक्विटी के प्रिंसिपल से कुछ रूल्स लिए गए, इंडियन कस्टम्स और जो यूसेज थे, रीति रिवाज जो इंडियन थे, उनसे कुछ रूल्स बने. कुछ केसेस हुए, उससे कुछ निर्णय निकल के आया, तो रूल्स और लॉ बना. ज़रूरत क्यों होती है इस लॉ की? ताकि सब काम सही नियमों में हो और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, तो उसका निपटारा सही ढंग से किया जा सके. इसीलिए मर्केंटाइल लॉ की ज़रूरत हुई या लॉ की ज़रूरत हुई. तो हम ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है. तो हमने इसको पढ़ा, मर्केंटाइल लॉ क्या है. अब मर्केंटाइल लॉ के बाद हम बात करते हैं कि मर्केंटाइल लॉ में क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो हमने अभी स्कोप में पढ़ा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है. So, to maintain law and order and develop the business and industrial sector, it becomes important that the commitment made and the contracts entered into are honored. जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं उसको पालन हो, और अगर ऑनर्ड नहीं है, ये दायित्व बन जाता है, इट इज़ ऑब्लिगेटरी, और पालन नहीं किया जाएगा तो हमें ज़बरदस्ती कंपेल करना पड़ेगा कि आपको इस कमिटमेंट को ऑनर करना है. मतलब जो भी कमिटमेंट आपने किया वो सही ढंग से पूरा किया जाए. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि हम कहते हैं कि मेन मर्केंटाइल लॉ का पार्ट बनता है, सबसे मेन है. इसमें बहुत से सेक्शंस हैं. कोई भी लॉ अगर हम बात करें, एक्ट से बना है, एक्ट जो है वो अलग अलग सेक्शंस से रिलेटेड सेक्शंस लिए होते हैं. तो इसमें सेक्शंस हैं कुछ. सेक्शन 1 से लेके 75 तक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के. फिर जो सेक्शन 76 है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है. 123 तक ये सेक्शंस हैं इसके. इंडेमनिटी एंड गारंटी के से रिलेटेड एक्ट है. जो रूल्स हैं वो सेक्शंस 124 से लेके 147 तक दिए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही. फिर बेलमेंट एक्ट आता है जिसमें कि 148 से लेके 181 तक के सेक्शंस में इसको दिया हुआ है. फिर एजेंसी से रिलेटेड जो आपके रूल्स हैं वो सेक्शंस 182 टू 238. तो क्या है, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मर्केंटाइल लॉ में, कमर्शियल लॉ में, कि हमें जब एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है बिज़नेस में, कस्टमर के साथ में, क्लाइंट के साथ में, तो हमें किन किन रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखना है, वो इस एक्ट में आप पढ़ते हैं. अब बात आती है कि इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं.
हमें किसी भी लॉ को, किसी भी एक्ट को समझने के लिए कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है। और जब ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएंगी तो आप आगे का टॉपिक जो भी सेक्शंस में जो वर्ड यूज़ होते हैं उसको आप समझ पाओगे। अभी जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रपोजल वर्ड आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, प्रॉमिस आएगा, ये चीज़ें क्या हैं, तो इसको एक्ट में डिफ़ाइन किया गया है। तो सम फंडामेंटल डेफिनेशंस आर हियर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोजल की। प्रपोजल क्या होता है? प्रस्ताव। सेक्शन 2A में प्रपोजल की डेफिनेशन दी हुई है। अब ये प्रपोजल आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी काम को करने या न करने के विषय में अपनी इच्छा प्रकट करता है, ठीक है, और बदले में ये सोचता है कि सामने वाला भी अपनी एक्सेप्टेंस दे दे इसके लिए। तो ये आपका प्रपोजल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अनिल ने सुनील को बोला कि क्या तुम मेरी गाय खरीदोगे। तो ऐसे सिचुएशन में अनिल क्या करेगा? अनिल सुनील के सामने प्रस्ताव रखेगा। तो प्रस्ताव जो है दैट इज़ प्रपोजल। प्रपोजल इज़ द when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act, ठीक है। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। अभी प्रस्ताव रखा, अब जो सेकंड पार्ट है, जब सुनील के सामने प्रस्ताव रखा और सुनील ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं आपकी गाय परचेज़ करूँगा, खरीदूँगा, तो ये जो प्रपोजल था वो एक्सेप्टेंस में बदल गया। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, अपनी सहमति दिखा देते हैं, thereto the proposal is said to be accepted। अब जो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो एक्सेप्ट होने के बाद that proposal becomes promise। सेक्शन 2B में इसको कहा गया है। अब बात आती है डेफिनेशन प्रॉमिसर की। प्रॉमिसर कौन होता है? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। जो प्रस्ताव प्रपोजल रख रहा है दैट इज़ प्रॉमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज़ प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज़ प्रॉमिसी। अब कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन क्या हुआ? कंसिडरेशन की एक डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2D में। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, जिसने प्रपोजल किया, जो प्रॉमिसी है, जिसने इसको एक्सेप्ट किया है, या कोई अदर पर्सन किसी चीज़ के बदले में उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बात करता है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम ने 5000 में श्याम से स्कूटर परचेज़ किया, तो राम के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ? 5000 रुपीज़, और श्याम के लिए स्कूटर, ठीक है, सॉरी, राम के लिए तो स्कूटर, राम ने परचेज़ किया श्याम का स्कूटर, तो राम के लिए तो कंसिडरेशन हो गया स्कूटर, लेकिन श्याम को जो पेमेंट की गई है 5000 रुपीज़, वो हो गया श्याम के लिए कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में। तो ये कंसिडरेशन वो होता है। इसके बाद बात आती है एग्रीमेंट की। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। जब प्रतिफल होगा, उसमें कंसिडरेशन होगा, तो वो ठहराव बन जाएगा। सेक्शन 2E में, सब सेक्शन E में ये बात कही गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने इसमें ये बात की कि स्कूटर परचेज़ कर लिया 5000 रुपीज़ में, तो यहाँ पर कंसिडरेशन था, ठीक है। तो वचन देता है कि भाई इतने रुपए में राम श्याम से स्कूटर परचेज़ कर लेगा, मतलब श्याम स्कूटर बेचने का वचन दे रहा है, तो वचन देना भी दोनों क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और वचन दिया या फिर ख़रीद लिया, उसी वक्त पेमेंट हो गई, उसी वक्त स्कूटर भी दे दिया, तो उस केस में वो भी ठहराव हो गया। तो जहाँ कंसिडरेशन अराइज हो जाती है वहाँ पर ठहराव हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। अब बात आती है रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं? promises which form the consideration or part of the consideration for each other, ठीक है। यही सेम चीज़ इसी एग्जांपल से हम समझेंगे कि अगर 5000 रुपीज़ में स्कूटर को बेचने का प्रॉमिस किया गया है, खरीदने का प्रॉमिस किया गया है, तो जो किसी एक पर्टिकुलर डेट को पेमेंट हो जाएगी और चीज़ें दे दी जाएगी, तो वो एक दूसरे का मतलब दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे हैं
कि मैं आपको इतनी पेमेंट कर दूंगा, दूसरा कहता है मैं आपको ये स्कूटर दे दूंगा, बेच दूंगा। तो दोनों ही जो प्रॉमिस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए वो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो जाते हैं, प्रॉमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन एंड पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। अब आता है बात वॉइड एग्रीमेंट की। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? सबसे पहले हमने बात की प्रपोजल क्या होता है, फिर एक्सेप्टेंस क्या होती है, फिर प्रॉमिसर कौन होता है, प्रॉमिसी कौन होता है, जिसके बदले में जो कंसिडरेशन होगा, जो एग्रीमेंट हुआ किस लिए हुआ, कंसिडरेशन के कारण हुआ, कंसिडरेशन कि ये पेमेंट हो जाएगी, ये सामान आपको मिल जाएगा इस पेमेंट के अगेंस्ट पे। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया। अब बात आती है वॉइड एग्रीमेंट की। वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। सेक्शन 2G में ये कहा गया है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। अब ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, क्योंकि मैं तारे तोड़ लाऊंगा, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं आप उसके लिए तारे तोड़ लाऊंगा आसमान से, तो ये दैट इज़ नॉट एग्रीमेंट, क्योंकि जो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये आप इमेजनरी है। तो इमेजनरी एग्रीमेंट जो भी होते हैं वो वॉइड होते हैं। आप इसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं इसको। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में भी सेक्शन 2H में कहा गया है कि जो लॉ के अंडर एनफोर्सेबल हो एग्रीमेंट, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब जो कोर्ट के मतलब ये सही है, ये एग्रीमेंट हुआ, और अगर ऐसा हम उसके वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2I में कही गई। वॉइडेबल मतलब व्यर्थनीय, हिंदी में मैं बता रही हूँ उसको, वॉइडेबल मतलब व्यर्थनीय। एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। मतलब एक पार्टी के लिए तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए नहीं है, तो वो आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ज़रा। आपकी बुक में ही एग्जांपल भी दिया हुआ है, इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। अहमद जो है वो बाबू से, जो कि घोड़ों का व्यापारी, एक स्वस्थ घोड़ा मांगता है। बाबू एक बीमार घोड़ा अहमद को बेचता है और कहता है कि झूठे में ही कि घोड़ा तो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी बाबू ने जब घोड़ा बेचा, जो कि व्यापारी था हॉर्सेस का, घोड़ों का, उसने कपट किया। यह अनुबंध पीड़ित पक्षकार कौन हुआ? अहमद हुआ। अहमद ने स्वस्थ घोड़ा मांगा था, लेकिन बाबू ने उसे बीमार घोड़ा दे दिया, तो ये आपका व्यर्थनीय हो जाएगा। मतलब ये आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अहमद की तरफ से। अहमद चाहे तो इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये एक पार्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन दूसरी की तरफ से ये वॉइडेबल हो गया। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। जैसे ही लॉ के अंडर ये एनफोर्सेबल नहीं होता है, वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी एग्जांपल से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में ही एग्जांपल दिया हुआ है कि वर्मा अपनी लड़की की शादी शर्मा के लड़के से करने का वचन देता है, लेकिन शादी से पहले क्या हुआ, लड़की की डेथ हो जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो मतलब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, मतलब था, ठीक था, लेकिन ऐसी जब डेथ हो गई तो अब ये एनफोर्स करवा ही नहीं सकते आप, ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो ही नहीं सकता है। जब किया गया तब तो ठीक था कॉन्ट्रैक्ट जब किया, लेकिन जब हम पूरा करने का वक्त आया तो उस टाइम वो वॉइड हो गया, बिकॉज वो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है, तो दैट इज़ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको हम डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ेंगे अलग अलग। प्लेंटिफ। अब बात आती है प्लेंटिफ की। प्लेंटिफ होता है वादी। प्लेंटिफ कौन होता है? वादी मतलब जब एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाता है, वैधानिक कार्रवाई करता है, मुकदमा चलाता है, तो यू कैन से अ पर्सन हु फाइल्स अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अनदर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द प्लेंटिफ। जिसने मुकदमा चलाया वो तो हो गया प्लेंटिफ। डिफेंडेंट कौन हुआ? जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ, जिसके अगेंस्ट मुकदमा चलाया गया। द पर्सन अगेंस्ट हुम अ सूट हैज़ बिन फाइल्ड इन कोर्ट एंड हु हैज़ टू डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ सच
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप को डिफेंड करेगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तो वो डिफेंडेंट हो गया। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी, जिसमें आज के टॉपिक में हमने क्या किया कि मर्केंटाइल लॉ क्या है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, और उसमें कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज़ होंगी बार बार, उसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।